गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था और उस आपको मैंने बता दिया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं और ब्रिटिश समाज में क्या क्या होता है, वहाँ पे कौन सा शासन प्रणाली चलता है, कार्यपालिका और संसद का क्या काम होता है। ये सारी चीज मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन प्रणाली में कितने प्रकार के होते हैं। ब्रिटिश शासन प्रणाली में दो प्रकार के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। एक होता है नाम मात्र का और एक होता है वास्तविक अध्यक्ष, ठीक है। महारानी जो है, वहां पे महारानी हुआ करती थी पहले, तो महारानी नाम मात्र की अध्यक्ष है, ठीक है। शासन के सभी कार्य उनके नाम से होते हैं, किंतु वह वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति नहीं रखती है। वहां पे जो ब्रिटिश शासन प्रणाली में क्या था, दो प्रकार के अध्यक्ष होते थे। पहला होता था कि नाम मात्र का और दूसरा होता था वास्तविक अध्यक्ष। महारानी जो होती थी केवल नाम मात्र की होती थी और शासन के सभी कार्य उनके नाम से होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, ठीक है। वो वास्तविक शक्ति लेने के निर्णय नहीं रखती है, ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक अध्यक्ष है, सभी निर्णय उसके द्वारा ही लिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ब्रिटिश शासन ब्रिटिश प्रणाली संसदीय प्रणाली कहलाती है। ब्रिटिश प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली कहलाती है। तो संसदीय प्रणाली क्यों कहलाती है? क्योंकि ब्रिटिश में है हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा ही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, यानी कि नेता जो है वो हाउस ऑफ कॉमन से ही निकल के आता है, यानी संसद से ही निकल के आता है। इसीलिए ब्रिटिश प्रणाली संसदीय प्रणाली कहलाती है। क्योंकि सरकार का गठन संसद से ही होता है। संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन की बात कर रहे हैं, सामान्य लोगों की सभा। संसद में बहुमत लाए बिना कोई दल सरकार नहीं बना सकता। ब्रिटिश प्रणाली जो है संसदीय प्रणाली कहलाती है, ठीक है। क्योंकि सरकार का गठन संसद से ही होता है। संसद में बहुमत लाए बिना कोई दल सरकार नहीं बना सकता। ये बात आपको क्लियर आ गई, ठीक है, कि ब्रिटिश पर चलिए अब आगे देखते हैं अमेरिका की शासन प्रणाली क्या कहती है। अमेरिका की शासन प्रणाली में जनता के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। अमेरिका की शासन प्रणाली में जनता के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि वहां पे जनता है स्वयं जाती है और विधायिका और कार्यपालिका का वोट डालती है और उसे चुनती है, ठीक है। कार्यपालिका का मुखिया जो होता है राष्ट्रपति कहलाता है और राष्ट्रपति अपने सहयोगियों की एक टीम बनाता है जिसमें वह किसी को भी शामिल कर सकता है, ठीक है। किंतु ना ही राष्ट्रपति ना ही उसके टीम का कोई सदस्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए। विधायिका का मतलब हुआ कि संसद, यानी कि ना ही राष्ट्रपति और ना ही वो जो अपने सदस्यों को जो टीम बनाएगा उन टीमों में से कोई भी, ना ही राष्ट्रपति और ना ही उसके सदस्यों का कोई भी मेंबर संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। जबकि ब्रिटिश शासन प्रणाली में क्या है कि उसमें से संसद का सदस्य होना चाहिए और अमेरिका की शासन प्रणाली में कहता है कि उसमें से सदस्य संसद का नहीं होना चाहिए। विधायिका का सदस्य होना नहीं चाहिए थे, किंतु ना ही राष्ट्रपति और ना ही उसके टीम का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य होना यहाँ पे नहीं
चाहिए। ठीक है, इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका में इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का अलग अलग रहती हैं, जिसे शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां जो होती है वो बट जाती है, यानी शक्तियां अलग अलग हो जाती है। विधायिका कहने का मतलब है यानी कि संसद कह सकते हैं, लोकसभा, सभा, हाउस ऑफ कॉमन कह सकते हैं इसको, और इसको अध्यक्षीय को कह सकते हैं लेजिस्लेटिव। चलिए इसके अंतर से स्पष्ट समझ करते हैं कि दोनों में क्या ही अंतर है। अंतर समझ में आ जाएगी तो ये दोनों का मतलब भी समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए संसदीय यानी कि संसदीय प्रणाली में क्या होता है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि इस प्रणाली में शक्तियों का सम्मेलन होता है, अर्थात सरकार के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। इस प्रणाली में क्या होता है कि शक्तियों का सम्मेलन होता है और सरकार के सदस्य जो होते हैं वो संसद के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको मैंने पहले भी बताया था और ये समझ में आया। और इसमें क्या होता है, अध्यक्षीय प्रणाली में इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, यानी अलग अलग होती हैं, अर्थात विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। विधायिका कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते। कार्यपालिका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति। इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, अर्थात विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रणाली में सरकार का अस्तित्व संसद के निचले सदन के बहुमत पर निर्भर करता है, इसलिए सरकार अस्थिर हो जाती है। इस प्रणाली में सरकार का अस्तित्व संसद के निचले सदन के बहुमत, यानी कि निचले सदन कहने का मतलब है कि हाउस ऑफ कॉमन के बहुमत पर निर्भर करता है, इसलिए सरकार अस्थिर हो जाती है। अगर हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत मिले सरकार को, जिस दल को नेता चुना जाए, तो वो क्या होता है कि सरकार बनाता है और ये अस्थिर होती है, क्योंकि हो सकता है कि उसको बहुमत ही ना मिल पाए। इसमें सरकार का और लेजिस्लेटिव यानी कि अध्यक्षीय प्रणाली में होता है कि इसमें सरकार का अस्तित्व संसद के निचले सदन के बहुमत पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए सरकार स्थिर होती है, क्योंकि संसद के निचले सदन के बहुमत पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये तो विधायिका का सदस्य ही नहीं है, इसको प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, तो इसको संसद से क्या ही मतलब है। इसीलिए कहते हैं इसमें सरकार का अस्तित्व संसद के निचले सदन के बहुमत पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए सरकार स्थिर हो जाती है। ठीक है, अभी इसमें आता है संसदीय प्रणाली में अधिक जवाबदेही देखने को मिलती है, क्योंकि विपक्षी सदस्य सरकार से संसद में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें जवाबदेहिता कम होती है, क्योंकि राष्ट्रपति विधायिका का सदस्य ही नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में है। जब सदस्य ही नहीं होगा तो प्रश्न कौन पूछेगा, मतलब संसद का सदस्य ही नहीं होगा तो प्रश्न कौन पूछेगा। इसमें तो जनता प्रत्यक्ष रूप से विधायिका का कार्यपालिका का चयन करती है, तो विधायिका का वो सदस्य ही नहीं होता है। ठीक है, और देखिए क्या कहता है, इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि इसमें हर क्षेत्र से लोग चुने हुए आते हैं, क्योंकि मंत्री संसद से ही चुने जाते हैं और संसद में देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव में कहते हैं अध्यक्षीय प्रणाली में यह सीमित प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि यह संभावना है कि राष्ट्रपति की टीम में ज्यादातर व्यक्ति एक ही क्षेत्र का हो। इसमें क्या होता है कि इसमें तो मंत्री अलग अलग क्षेत्र से चुने हुए आएंगे, जनता उनको चुन को भेजेगी और वो अपना खुद का नेता को चुनेंगे इसमें। और इसमें क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो तो विधायिका का सदस्य नहीं होता है, और उसको ये भी है
कि ऐसा आदमी को चुनना है कि जो कि विधायिका का सदस्य भी नहीं हो, तो हो सकता है कि वो एक ही क्षेत्र से अपने सारे लोगों को चुन ले। इसमें इस प्रणाली के अंतर्गत संस्थाओं का महत्व अधिक होता है, जैसे कि संसद और राजनीतिक दल। ठीक है, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री पर इसका नियंत्रण रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस प्रणाली में राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और तानाशाही की संभावना होती है। जब एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी शक्ति मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो तानाशाही तो हो ही जाएगा। ठीक है, इस प्रणाली में मंत्री उन्हें ही बनाया जा सकता है जो संसद के सदस्य हो। ऐसा व्यक्ति जो क्षेत्र का विशेषज्ञ तो है किंतु चुनावी राजनीति में इच्छुक नहीं है, उनके लिए संसदीय प्रणाली में स्थान बनाना मुश्किल है। इसमें कहते हैं कि इस प्रणाली में मंत्री उन्हें ही बनाया जा सकता है जो संसद के सदस्य हो। यानी कि अगर आपको संसदीय प्रणाली में आना है तो आपको संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ हैं तो आप संसद का सदस्य बनकर और मंत्रिमंडल में चले जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, अध्यक्षीय प्रणाली में, इस प्रणाली में विशेषज्ञ लोगों को राष्ट्रपति की टीम में शामिल किया जा सकता है क्योंकि उसके लिए संसद का सदस्य होने का अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, इसमें तो संसद का सदस्य ही नहीं है तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के जो जो अच्छे अच्छे लोग होंगे, विशेषज्ञ लोग होंगे, उनको अपनी टीम में शामिल कर सकता है। ठीक है, अब आता है कि लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऐसा देश जिसमें वास्तविक और नाम मात्र, ऐसा देश जिसमें वास्तविक और नाम मात्र दो प्रकार के अध्यक्ष हो, वहां यह अवधारणा उत्पन्न होती है। यदि एक राष्ट्र में वास्तविक अध्यक्ष चुना हुआ हो किंतु नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं चुना हुआ हो तो वह राष्ट्र लोकतंत्र है किंतु गणतंत्र नहीं, जैसे ब्रिटेन। किंतु यदि एक राष्ट्र में वास्तविक और नाम मात्र दोनों ही अध्यक्ष चुने हुए हो, वह लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जिसमें वास्तविक और नाम मात्र, यानी कि वास्तविक यानी कि जो हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा जो जो सदस्य चुने जाएंगे और वो अपना जो मंत्री बनाएंगे उसको वास्तविक, और नाम मात्र यानी कि महारानी को बोल रहा है। ऐसा देश जिसमें वास्तविक और नाम मात्र दो प्रकार के अध्यक्ष हो, वहां यह अवधारणा उत्पन्न होती है, वहां यह लोकतंत्र और गणतंत्र की अवधारणा जो है उत्पन्न होती है। यदि एक राष्ट्र में वास्तविक अध्यक्ष चुना हुआ हो, वास्तविक अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री को बोल रहा है, चुना हुआ हो किंतु नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं चुना हुआ हो तो वह राष्ट्र लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, यानी लोगों ने ही चुना है ना, तो वो तो लोकतंत्र हो ही जाएगा तो है, किंतु गणतंत्र नहीं हो पाएगा। अगर वास्तविक अध्यक्ष हो तो वो लोकतंत्र होगा, गणतंत्र नहीं होगा। जैसे में ब्रिटेन में क्या होता है, किंतु यदि एक राष्ट्र में वास्तविक और नाम मात्र का दोनों ही अध्यक्ष चुने हुए हो तो वह लोकतंत्र और गणतंत्र हो जाएगा। जैसे कि हमारा इंडिया, यहाँ पे वास्तविक अध्यक्ष और नाम मात्र का अध्यक्ष दोनों का चुनाव, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का ही चुनाव होता है। यह संभव है कि एक राष्ट्र लोकतंत्र तो है किंतु गणतंत्र नहीं, किंतु यह संभव नहीं है कि एक राष्ट्र गणतंत्र तो है किंतु लोकतंत्र ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यह संभव है कि एक राष्ट्र लोकतंत्र तो है, यह संभव है कि सबसे पहले जनता अपने
मुखियों का चुनाव करेगी। किसी भी देश में सबसे पहले जनता अपने मुखियों का चुनाव करेगी, लोकतंत्र होगा। किंतु यह संभव नहीं है कि एक राष्ट्र गणतंत्र लोकतंत्र हुए हुए लोकतंत्र नहीं हो और लेकिन गणतंत्र हो, ये संभव नहीं है। सबसे पहले कोई राष्ट्र में लोकतंत्र होता है, उसके बाद ही गणतंत्र होता है। ये संभव नहीं है कि कोई भी राष्ट्र गणतंत्र है उसके बाद लोकतंत्र है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।